अभी हम लोग हैं आयुष जी के साथ। ये एसएससी के थ्रू सीजीएल उन्होंने क्लियर किया 2025 में और इनकम टैक्स में इनकी नौकरी लगी। और साथ साथ सबसे खास बात क्या है, उन्होंने बहुत मेहनत करके एमटीएस पहले वो बने थे 2024 वाले में, और अब जाके 25 वाले में वो सीजीएल उन्होंने क्लियर किया। चलिए आज हम उनसे बात करते हैं। अच्छा आयुष जी, अपने बारे में बताइए, बच्चों के कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, सबके बारे में बताइए। मेरी स्कूलिंग सेंट थॉमस स्कूल इंदिरापुरम से हुई है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन में बीकॉम ऑनर्स करी थी जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 2024 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। एसएससी एमटीएस 2024 से मेरे को चेन्नई कस्टम्स अलॉट हुआ था और सीजीएल 25 में मेरे को ऑफिस सुपरिटेंडेंट इनकम टैक्स मिला है। और जैसे कि आपने जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारा गाजियाबाद से रहा? जी, मेरा स्कूलिंग सेंट थॉमस स्कूल से हुई थी गाजियाबाद में, और बाकी बीकॉम ऑनर्स मैंने डीयू से करी थी। बाकी फर्स्ट टाइम था मैं घर से बाहर निकला हूँ, किसी जॉब के लिए था। वैसे मैं स्कूलिंग मेरी सारी घर से गाजियाबाद से ही हुई। तो आपको क्यों ख्याल आया कि भाई मुझे सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप डीयू में पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर आपने सरकारी नौकरी की तरफ क्यों रुख गया आपका? क्या आपको लगता था कि नहीं मुझे पहले जॉब की तरफ जाना चाहिए? तो आपने प्रिपरेशन क्या 12th के बाद ही स्टार्ट कर दी थी कि ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया? मैं एक्चुअली कोरोना बैच से था, तो 12th के बाद मैंने एक आईपीएम मैट करके एग्जाम होता है जिसमें आप बीबीए प्लस एमबीए करते हैं आईआईएम से। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें हुआ नहीं था। तो फिर मैंने देखा था 12th के बाद कि एसएससी सीएचएसएल का और उसका सिलेबस काफी हद तक सेम था, उसमें वही 4 सब्जेक्ट्स थे। तो फिर मैंने थोड़ा देखा, पीवाईक्यूज देखे, तो फिर मेरे को लगा कि इसकी प्रिपरेशन करी जा सकती है। तो इस तरीके से मैंने कॉलेज के साथ साथ रहते कॉलेज से वापस आके 1-2 घंटा रोज पढ़ा उससे स्टार्ट करा था। और बाकी फिर कॉलेज फाइनल ईयर में मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी। कॉलेज खत्म होने से पहले लगभग मेरा सिलेबस पूरा हो चुका था और मेरे को बस मॉक्स प्रैक्टिस करने थे, और जीएस थोड़ा मेरा पार्ट ज़्यादा रहता था। बाकी मैंने मैथ्स इंग्लिश मैंने पहले ही कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि एक मेरा बेस दूसरे एग्जाम से बिल्डअप हो गया। तो जैसे आपने प्रिपरेशन अपने ग्रेजुएशन में ही कर ली, तो आप अपने एक बार बता सकते हैं कि आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं सेंटर और साइट में, और हम 2 भाई हैं। अच्छा, 2 भाई। तो आपका छोटा भाई भी अभी प्रिपरेशन कर रहा है क्या सरकारी नौकरी की? वो कहीं और उसका मैं माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी तैयारी करे। वो मानता नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर। सही बात है। लेकिन देखिए, आप समझिए कि भाई जो व्यक्ति अपनी मेहनत से प्रिपरेशन करके पहले एसएससी एमटीएस क्लियर किया, उसके बाद सीजीएल भी क्लियर कर गए, इसका मतलब कि वो बंदे में दम है। लगातार बैक टू बैक उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। तो इनकी बात आप जरूर माने, चाहे आप ऑडियंस हो चाहे इनके भाई भी हो, जरूर इनकी अगर आप इंटरव्यू देखें जरूर इनकी बात सुने, समझें क्यों क्या ये कहना चाह रहे हैं। तो एक चीज आपसे ये पूछना है कि जैसे कि जॉब इतनी छोटी उम्र में, शायद 21 साल की उम्र, 22 साल की उम्र है आपकी, तो इतनी छोटी उम्र में आपको क्यों कैसे ख्याल है कि मुझे जल्द से जल्द जॉब ले लेना है? जैसे 24 में जिस तरीके से एग्जाम्स हो रहे थे, नॉर्मलाइजेशन इतना भयंकर करा गया, तो फिर मुझसे मैंने सोचा था कि एटलीस्ट एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि आप कभी भी एक एग्जाम पे हमेशा रिलाई हो नहीं सकते। ये बात मेरे को अब रियलाइज होती है कि मैंने सिर्फ एक एग्जाम दिया था उस टाइम पे, और जब आजकल जैसे एग्जाम्स की हालत चल रही है, तो आप साइड बाय साइड और भी एग्जाम देते रहें। भले आपका जो मेन टारगेट है वो आप एक बार में नहीं दूसरी बार में अचीव करें, बट आप एक बैकअप प्लान लेके चलें, क्योंकि आज के टाइम पे आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, आप श्योर नहीं हो सकते कि मैं इसको सेलेक्ट हो ही जाऊंगा। सही बात। कभी आपका दिन अच्छा नहीं होता, कभी आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा था कि एसएससी एमटीएस ज्वाइन कर लेते हैं एक बार, फिर तैयारी करते रहेंगे साथ में। नहीं, बिल्कुल। एक बात बताइए, अगर कोई नौकरी मिल रही है, कोई अवसर मिल रहा है, तो क्यों छोड़ा जाए? हमेशा अगर वो अवसर आज आप ठुकरा देते हैं, तो एक जो सर पे जो भार है वो हमेशा रहेगा। जी, तो वो रिग्रेट रहता है हमेशा कि आप कभी भी अगर कुछ फेल होंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं तब ज्वाइन कर लेता तो शायद बेटर रहता। ये तो एक सभी के लिए भी एक बहुत अच्छा टिप है कि भाई अगर आपको जो मौका मिल रहा है, अगर आपको एमटीएस मिल रहा है या आपको कोई भी अगर आपको नौकरी मिल रही है, तो आप पहले उसको ले लीजिए। फिर आपको मन करे हाँ भाई मुझे आपको अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो यूपीएससी की तैयारी कीजिए, आपको लगता है यूपीएससी करना है यूपीएससी की, यूपीपीसीएस करना है यूपीपीसीएस कीजिए। लेकिन एक नौकरी अगर आपके हाथ में रहेगी ना, तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। जी। और बहुत कॉन्फिडेंस होता है सर एग्जाम हॉल में जाके, आपको उस एनवायरनमेंट में सिंक इन होने में बहुत हेल्प होती है कि आपके पास एक जॉब है। आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि यार नहीं हुआ तो क्या, क्योंकि आपके पास एक भले ही ठीक है आपके पास जो आपको चाहिए था वो नहीं है, बट एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है आप। और बाकी मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये माइंडसेट की बात ज्यादा रहती है कि आप देखें कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर हम सोचें सबसे हेक्टिक जॉब क्या होगी, पुलिस जो कांस्टेबल होते हुए भी हमने देखा इस बार लोग
पीसीएस भी निकालते हैं, सीजीएल में भी लोग क्रैक कर रहे हैं। मैं जॉब के साथ नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है। सही बात। बाकी जहाँ तक मेरे को ही लगता है, हो सकता है लोग डिफर करें, कि आपके माइंडसेट की बात है। आप एक जॉब में अगर आप सेटल हो जाएंगे तो वो आपकी गलती है। अगर आप उसमें आपको खुद को अपग्रेड करने के लिए एग्जाम देते रहेंगे तो लोग करते हैं और पॉसिबल है। और नहीं, सबसे बड़ी बात है आयुष जी की आप अगर एसएससी एग्जाम अगर क्लियर कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस ले लीजिए, सीएचएस ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, सीपीओ ले लीजिए, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। बस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका भी सेम रहता है। बस क्या भाई, किसी में 25 तो किसी में 30 तो किसी में 20 तो ऐसे रहता है। बस थोड़ा वेटेज का फर्क पड़ता है, क्वेश्चन का ऊपर नीचे होता है। तो बट ऑब्वियसली जब सिलेबस सेम है तो भाई हमें एग्जाम क्यों देना। तो आपके हिसाब से क्या कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो बस एसएससी तक सीमित, सीजीएल तक सीमित न रहे, हर एक एसएससी के एग्जाम को देना चाहिए, वो चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट का क्यों ना हो, सारे एग्जाम देना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं तो सारे एग्जाम सेम है। आप सीधा उसी दिन का वेट नहीं कर सकते ना कि मेरे को सीजीएल से ही सेलेक्ट होना है तो मैं सीजीएल वाले दिन का ही एक साल में बस एक एग्जाम दूंगा एसएससी सीजीएल, क्योंकि एक एग्जाम हॉल में प्रिपरेशन अलग होती है। आपको एक उस एनवायरनमेंट से यूज टू होना बहुत जरूरी है। अगर आपका भले आपको ज्वाइन ना भी करनी है तो मैं तो कहता हूँ कि आप भरिए सारे फॉर्म, आप पेपर दे के आइए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन। हाँ, आप एकदम फेमिलियर होने चाहिए उस एनवायरनमेंट से कि कैसे पहले मिनट से आप खुद को उस तरीके से बिल्कुल भी आप नर्वस ना हो, आप खुद को प्रूव करते चले जाए। आपकी जो जितना भी आपने हार्डवर्क करा है आप उसको इम्प्लीमेंट करते हुए चले जाएंगे। आप थोड़ा आस पड़ोस में लोगों को देख के आप घबराए ना। बिल्कुल। और जॉब ज्वाइन करने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि बहुत लोग आप देखें हर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो चाहे यूपीएससी, लोग 1/3 से ज्यादा लोग ऑलरेडी जो वर्किंग है वही सेलेक्ट होते हैं लगातार। क्योंकि लोग क्यों छोड़े, कोई मतलब अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही तो क्यों नहीं, क्यों कौन छोड़ेगा। ये आप सिंपल सी बात है। देखिए सभी बच्चों के लिए भी एक टिप है कि भाई अगर आपको मौका मिल रहा है अगर कोई एग्जाम क्लियर करने का तो आप लगातार उस पर लगे रहिए। और आपको लगता है कि भाई आपने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर लिया है, उसके बाद भी आपको लगता है कि भाई मुझे एक दो और एग्जाम देकर, क्योंकि भाई आपके पास मौका है, पास टाइम है, तो क्यों नहीं आप जैसे आपको अभी 28 साल तक एग्जाम दे सकते हैं, तो भाई आपको लगता है भाई मुझे इसके बाद और भी कोई डबल ए ऐसे पोस्ट आ गया तो आपको देने का आप तो जरूर दीजिएगा। अगर मैं केपेबल हूँ तो फिर अगर मैं या कोई भी अगर केपेबल है तो खुद को इम्प्रूव क्यों ना करे। सही बात है, सही बात है। और सिंपल सी बात है, इट्स अ डेमोक्रेसी, आपको तो लगातार मेहनत करना है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर कोई बंदा नया आ रहा है तो भाई उसको भी लड़ना ही पड़ेगा इस स्टेडियम, क्योंकि इंडिया में एक कम सीट तो आपको पता है कि 14 से 15 हजार है, और लेकिन फॉर्म गिरता है 35 लाख 40 लाख एक हर एग्जाम में आती है। तो आप समझ सकते हैं भाई कितनी, मतलब कि इवन आप यूपी पुलिस का देख लीजिए, करीबन 36 लाख फॉर्म गिरा था, और कितने वही 19 या 20 सीट के लिए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको कोई जॉब नहीं मिली है तो आप ये चक्करों में ना पड़े कि रिपीटर बार बार सिलेक्शन ले जाते हैं, या आप ये सब चीजें आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं, क्योंकि भीड़ वही है, मतलब जो भी ये मिथ फैलाते हैं वो बस भीड़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो वो क्या ऐसा कैंची बोले, उनका ये पर्पस रहता है कि क्या ऐसा कैंची बोले कि ज्यादा लोग मुझसे रिलेट करें, मेरे को सपोर्ट करें। अगर कोई जॉब के बाद पढ़ रहा है उसके पास ऑलरेडी आपसे कम टाइम है, सही बात है, और आपको कंपटीशन बीट करना है तो आपको खुद को इम्प्रूव करना चाहिए ना, रेदर देन कि ये कंपटीशन में लड़े ही ना। सही बात। ये आप अपने माइंडसेट को थोड़ा स्ट्रांग करिए कि ठीक है वो उसके पास कम टाइम है तो मैं अगर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा तो मैं उससे आगे निकल सकता हूँ, और ऐसा होता है। बिल्कुल। जैसे इन्होंने अभी कैची की बात की, तो आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपने भी प्रिपरेशन तब स्टार्ट की जब ये इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और यूट्यूब का युग चल रहा है। तो इस युग में आप अपने आप को आपने कैसे बचाया? जब मेरी ग्रेजुएशन का जो लास्ट डे था सर, उसके अगले दिन से मैंने एकदम फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो अगले जैसे लास्ट एग्जाम डे था उसी दिन रात को मैंने अपना इंस्टा डीएक्टिवेट कर दिया था। और अभी भी जॉब के बाद भी जब भी मैं जितने दिन में चेन्नई रहता था उतने दिन मैं इंस्टा डीएक्टिवेट ही रखता था। जब मैं एक हफ्ते 10 दिन के लिए घर आता हूँ तब तक मैं खोल रहा था। अभी जब मेंस हो गया उसके बाद से तो खैर चल ही रहा है, बट उससे पहले एक साल में मतलब जैसे 2-3 महीने में एक हफ्ता ऑन रहेगा इंस्टाग्राम। बाकी क्योंकि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कि मैं चलो ऐप डिलीट कर देता हूँ, पर वो हो नहीं पाता है। वो खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात है। जो है अपने गोल तक या फिर जो चीजें आपके काम की हैं उस तक सेंटर्ड रखें, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो एक चीज और, जैसे कि लगातार एक आता है न्यूज की भाई ये कंट्रोवर्सी चल रही है, चल ये देख लेते हैं,
वो कंट्रोवर्शियल, मतलब कि मैं किसी का नाम नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम बात बोलेंगे। तो बच्चों को कैसे बचना है, क्योंकि उनको प्रिपरेशन करना है कि ये कंट्रोवर्सी में पढ़ना है, तो आप भी तो इसी फेज में थे जब कंट्रोवर्सी चल रही थी लगातार, तो आप कैसे बचे? तो आपके मन में चल चल देखते इसने क्या कहा, चल उस सर ने क्या कहा या उसने क्या कहा, ऐसा कुछ तो होता है। ठीक है, टीचर है, पर मैं किसी का भक्त खुद को नहीं बोलूंगा। मैं 3-4 टीचरों से मैं अच्छे से पढ़ा हूँ, पर मैं मतलब, और मुझे यहाँ तक लगता है सर, आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा 19-20 का फर्क है सब टीचर्स में। सही बात है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल टीचर्स, सब बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर है, सभी रिस्पेक्टेड टीचर है। बट किसी भी टीचर से पढ़िए जिससे आपको समझ आए, आप उससे पढ़िए। 19-20 का फर्क है, जो फर्क पड़ता है वो आपने कितने ज्यादा मॉक लगाए, कितना सेल्फ स्टडी किया, उसके हिसाब से फर्क पड़ता है। बाकी टीचर सबको ही पढ़ा रहे हैं, लाखों लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टीचर या कोई भी आपको गाइड कर सकता है, जी, पढ़ना तो खुद ही जी, है। आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। क्या ऐसा थोड़ा ना होगा कि भाई इन्होंने अगर YouTube पे पढ़ा होगा तो इनको ज्यादा इन्होंने कुछ देख लिया होगा, कुछ ज्यादा इन्होंने पढ़ लिया होगा किसी से जो आप ना पढ़ पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या कि अल्टीमेटली सेल्फ गोल, सेल्फ स्टडी आपको भी देखना पड़ेगा। तो इसी टॉपिक में आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपने सेल्फ गोल के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए क्या, किस तरह से अपने आप को बनाते थे, किस तरह से आप रखते थे कि भाई मुझे टाइम टेबल कैसे बनाते कि 7 से 8 घंटा मुझे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, 2 से 3 घंटा मुझे किसी टीचर का लेक्चर देखना है। तो ये अगर 10 से 12 घंटे आप पढ़ते थे तो आपने कैसे टाइम टेबल बनाते थे आप? सर, मैं सुबह उठने में मेरे को बड़ी आलस आता है, तो मैं स्टार्टिंग में रखता था सुबह उठ के मैथ्स, क्योंकि वो मुझे लगता था कि लेक्चर्स देखने हैं या मेरे को सॉल्व करना है, तो उसमें मेरे को नींद नहीं आएगी, तो फिर वो मैथ्स पढ़ता था। या फिर अगर कभी आ भी नहीं तो गाने सुनते सुनते आपने मैथ्स सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस कर ली। बाकी जो दोपहर में मैं थोड़ा ब्रेक के बाद पढ़ना स्टार्ट करता, तब मैं जीएस लेता था, क्योंकि वो मेरे को लगता है थोड़ा सबसे ज्यादा शांति का टाइम होता है दोपहर का टाइम, उसमें आप प्रोडक्टिव भी होते हो क्योंकि आपने फ्रेश हो, तो आप जीएस उसमें पढ़े, फिर शाम को मॉक लगाएं। उसके बाद सबसे लास्ट में अगले दिन का टाइम टेबल लिखना है और रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, और कभी एक बार को चलिए किसी दिन स्किप हो गए तो आप उसको अगले दिन कवर कर सकते हैं। अगर आपने मैथ्स का ही सेशन स्किप कर दिया तो आपको लगेगा यार या तो आज पढ़ा कम, या फिर आप जो है पाइल अप हो जाता है बैकलॉग। सही बात है, सही। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पहले उनको लेके चलें। एक मैं बात पूछना चाहूंगा, जैसे इन्होंने कहा कि गाने सुनते सुनते इन्होंने मैथ पढ़ लिया और गाने सुनते सुनते इन्होंने सीजीएल क्लियर कर लिया, तो इसके बारे में जरूर बताइए, गाने सुनते सुनते कैसे आपने सीजीएल क्लियर कर लिया? 10th से मेरी आदत है कि मतलब मैथ सुनते सुनते तो मैं गाने सुनते हुए, अगर बुक से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो गाने सुनते हुए चलता है, और ऐसा कोई फिक्स प्लेलिस्ट नहीं है ऐसे जो खुद से YouTube पे या जो YouTube पे चल जाए वही। वो तो ठीक है, आप गाने सुनेंगे, गाने सुनते हुए कैसे आपने सीजीएल क्लियर कर लिया, ये बताइए। करता है कि अगर आप गाने सुनते हुए अगर आपका माइंड जो है गाने की तरफ नहीं, लिरिक्स पे नहीं जा रहा है, और आप फोकस कर ले रहे तो आपके आस पड़ोस में अगर थोड़ी बहुत एग्जाम डे वाले दिन शोर शराबा होगा भी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका फोकस आपको आता है, कैसे आपको बनाना है। तो अब जैसे आपने गाने की चर्चा हो गई है, तो अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है। अब गाने सुनते सुनते क्या आप 25 क्वेश्चन कर लेंगे? नहीं, मॉक के टाइम पे नहीं, मॉक के टाइम पे वो सिर्फ मैथ्स जब आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके टाइम पे, जब आपको थोड़ा आलस आ रहा है तो रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स के लिए, तो उससे ये है कि आपका माइंड रहता है कि हाँ गाने सुन रहे हैं, रिलैक्स हैं, और आपका प्रैक्टिस होती रहती है, तो ऐसे आपको ये भी लगा कि टाइम वेस्ट हो गया और आप प्रोडक्टिव भी हो रहा है, आप सॉल्व प्रैक्टिस कर रहे हैं। और चलिए एक बात और पूछना चाहूँगा, एक मन में सबके ख्याल आता है कि भाई एक एमटीएस ऐसा जॉब है जिसमें पियून की तरह आपको फाइल इधर से उधर करनी है, चाय पिलाना है, क्या ऐसा सच में होता है? नहीं, ये सब यूट्यूब पे होता है सर, ऐसा कुछ नहीं यूट्यूब पे होता है सर। मतलब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, आप जो ऑफिसर हैं सर वो सब जानते हैं कि हर कोई एग्जाम निकाल के आ रहा है, हर कोई इक्वली कैपेबल है। बाकी आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं उससे फर्क पड़ता है। अगर आप खुद को ये प्रेजेंट कर सकते हो, आप खुद को अपने सीनियर को बिलीव दिला सकते हो कि नहीं मैं भी केपेबल हूँ, अगले साल हो सकता है मैं भी सीजीएल से इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, ऐसा तो नहीं किसी के माथे पे लग गया है कि ये एमटीएस है। बिल्कुल। तो लोग सर आपको आपके वर्कलोड से भी ऊपर का काम देने को तैयार रहते हैं, और ऐसा होता है क्योंकि ऑलरेडी सर जो सीनियर है उन पे काफी वर्कलोड है। अगर वो जानते हैं कि हाँ ये केपेबल है तो वो आपको अपना भी थोड़ा बहुत काम दे देंगे। बस हाँ आप में वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मेरा काम तो ये है नहीं, मैं क्यों करूं। अगर आप ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे सीनियर को सर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी चाहे टीए आओ चाहे कोई इंस्पेक्टर आओ, कोई सीनियर है तो उसके लिए सब जूनियर ही है वो। फिर अगर आप ऐसा एटीट्यूड दिखा दोगे तो वो फिर सर वैसे ट्रीट करेंगे। बट बाकी ये ऐसे पियोन वाला काम नहीं होता, ऑफिस में कंटिजेंट होते हैं वो ये सब काम करते हैं।
मतलब कि मैं आपसे आयुष जी पूछना चाहूंगा, एक मिथ जो है कि भाई एमटीएस वालों को कहते हैं अपने सीनियर्स नहीं। का नहीं होता कि चाय लाना नहीं। या फिर सब्जी घर लेके नहीं। पहुंचाना, ये काम नहीं ये होता सर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बार ऑफिस में सर फाइल लेके तो इतना जाना ही नहीं होता, तो ई ऑफिस है तो सब ई फाइल्स चलती हैं। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एमटीएस में आपको जितना पढ़ाई का टाइम, अगर आप सीरियस हो, अगर आप ऑफिस में भी पढ़ने का टाइम ढूंढना चाहते हो, तो जितना टाइम आपको एमटीएस में मिलेगा उतना टाइम तो मुझे नहीं लगता किसी और जॉब में मिल भी सकता है। अगर आप अपने सीनियर को सपोर्ट, मतलब अपने सीनियर को ये बिलीव दिला सकते हो कि हाँ आप सीरियस हो, आपका पिछली बार हो सकता है कि थोड़े नंबर से सीजीएल में रह गया हो, अगर आप अपने सीनियर को एक बार बिलीव दिला दोगे तो लोग बहुत अच्छे हैं इस डिपार्टमेंट में सर, लोग बहुत सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे मैंने खुद हमारी मेन से थोड़ा पहले ट्रेनिंग आ गई थी, मैंने अपने जो सीनियर थे उनको अपने मार्क्स दिखाए थे प्रीलिम्स में कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया सर, बट इससे मतलब मैं बहुत कट ऑफ से बहुत ऊपर नंबर आने वाले हैं मेरे, और मेरा हो जाएगा। तो उन्होंने इवन सर मेरा 2 बार ट्रेनिंग एग्जाम्शन ली, उन्होंने खुद ये फाइल पुट अप करके मेरा एग्जाम्शन दिलाया। तो बाकी डिपेंड करता है कि आप खुद अपने सीनियर को कितना भरोसा दिला सकते हो अपने ऊपर। नहीं सर, सिंपल सी बात है, आप जिस तरह से अपने आप को अपना एटीट्यूड रखोगे उसी तरह से आपको वापस जी मिलता है। बिल्कुल। तो एक बात और, जैसे कि आपको अभी चेन्नई कस्टम से मिला, ठीक है, फिर चेन्नई अभी इनकम टैक्स में अभी आप कार्यरत होने जा रहे हो, तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि भाई साउथ में प्रमोशन जल्दी मिलता है रादर देन नॉर्थ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी सीनियर सिलेक्टेड हैं उनको लगता है नॉर्थ आना चाहिए, लेकिन साउथ में ज्यादा आपको एक्सपोजर है, सारी चीजें हैं और प्रमोशन जल्दी मिलता है। चलिए मैं आयुष जी से सुनता हूँ ये बात। सर लास्ट अभी कुछ टाइम पहले हमारे ऑफिस में जो 10 साल में लोग टीए से इंस्पेक्टर बन गए, मतलब, और अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो सर 7-7, 8-8 साल में लोग मतलब एक ही प्रमोशन ले पा रहे हैं। वहाँ पे टीए से फिर आप सीनियर टीए बनते हैं, फिर ये टीए से सीनियर, वो टीए से आप ईए बनते हैं, फिर इंस्पेक्टर बनते हैं। तो वहाँ पे लोगों ने 2-3 प्रमोशन ले लिए हैं इसमें, लेवल 4 से लेवल 7 आ गए 10 साल में। जबकि यहाँ पे लेवल 7 लगने वाला जो लोग हैं, जो लेवल 7 पे लगते हैं, वो 7-8 साल में सिर्फ लेवल 8 पहुंच पाते हैं। तो वो फर्क है। बाकी जिसको, कुछ लोग होते हैं सर वो साउथ में भी खुद को मैनेज कर लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनके लिए साउथ बहुत अच्छा है। नहीं तो इंडिया तो सबका ही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि प्रमोशन जल्दी है। प्रमोशन, हाँ। अगर आपको लगता है कि नहीं बस मुझे नॉर्थ में नहीं, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अगर आपको काम करना है तो काम तो सब जगह करना है, क्योंकि इंडिया हर जगह रह सकते हैं। प्रमोशन जल्दी चाहिए तो साउथ में जा सकते हैं। प्रमोशन नॉर्थ के कंपैरेटिवली तो बहुत इनके हिसाब से कि भाई जल्दी मिल जाता है, अगर क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब साउथ में भी बच्चे लोग अब फॉर्म फिल किया करेंगे, भाई जॉब तो जॉब है कहीं मिले, और इंडिया के किसी भी पार्ट में ये बहुत सुंदर जगह है, और साउथ तो बहुत ही सुंदर है, वहाँ पे और काम करने में ज्यादा मजा आता है। अब एक बात बताइए, अगर बच्चे को कुछ आपको अगर टिप्स देना हो, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद यूट्यूब से बचिए सर। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो मुझे आज के टाइम पे लगता है कि इंस्टा से भी ज्यादा बड़ा अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यूट्यूब है, क्योंकि पेपर से 1 महीना पहले ये सीरीज वो सीरीज ये सब स्टार्ट हो जाता है। और मतलब मैं उसमें क्लेम करा जाता है, सभी क्लेम करते हैं, झूठ क्यों बोलूं, किसी का नाम लें, कि यहीं से पेपर छपता है, यहीं से आप देख लेना 20 दिन बाद यहीं से पेपर छपा हुआ होगा। तो बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको पता था पेपर में क्या छप रहा है तो आपने इतना घंटों का लेक्चर क्यों नहीं भेजा था? आप वही को बता दिए होते क्वेश्चन, पहले बता दिए होते, 6 बजे हमारा भी टाइम बचता, आपका भी टाइम बचता। तो ये सब चीजों में बचें। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि वो लोग टीचर्स हैं, उनको पता है कि लास्ट ईयर कैसा आया था, इस ईयर कैसा आने की एक्सपेक्टेड है ना। बट 40 शिफ्ट होती है, कहीं ना एक शिफ्ट में तो हो सकता है बहुत ज्यादा फंसे। सही बात। और वो लोग आके यूट्यूब पे हल्ला भी मचा देते हैं कि देखो बहुत फंस गया। बट आप वो सोचे कि 40 शिफ्ट, एक शिफ्ट ऐसी होगी इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं फंस रहा होगा, है ना। उससे बेटर है कि आप खुद से ही पीवाईक्यू सॉल्व करें, खुद से ही आप ज्यादा टाइम दें अपने प्रैक्टिस को, अपने रिवीजन को, रादर देन कि आप किसी की सीरीज में लगे पड़े हैं, वो इतना ज्यादा फ्रूटफुल होती नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि आयुषी का कि जो एक कहते हैं ना कि भाई ये सीरीज कर लो या ये 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन कर लिए तो आपका खेल खत्म, आपका एसएससी खत्म, आप फोड़ दोगे, तो ऐसी चीजों से बचना है। वो सर वो पागल बनाना है, आप मतलब किसी को बस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो कि नहीं, वो बस व्यू और व्यू गैदर करना सब्सक्राइबर के लिए करते हैं, वो सब थंबनेल चलता है बस। कि अब जैसे प्रीलिम्स होता है उसके बाद लोग टीचर्स वीडियो बनाते हैं कि हमारे ही बैच नहीं ज्वाइन करोगे तो आपका मेंस नहीं क्लियर हो पाएगा। और सर मैंने लास्ट ईयर भी, मैं जो सीजन सेलेक्ट हुए थे उनसे कई लोगों से मैंने बात करी,
इस बार भी मैंने देखा है ये सब जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग होते हैं ना, वो ये सब यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब चीजें, मतलब हो सकता है एक दो लोग डिफर करें, बट मेजरली जो लोग ये बोलते हैं कि खुद से पढ़ना वो बेटर है किसी के कोर्स लेने से, या फिर क्योंकि आप खुद को सर लिमिट कर रहे हो। अगर वो कोर्स के हिसाब से, उनके हिसाब से आपने ये 100 क्वेश्चंस कर लिए तो आपका हो जाएगा, पर अगर मैं वो 200 क्वेश्चन कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ, मैं क्यों खुद को ये बात लिमिट कर लूँ कि नहीं, सर ने कह दिया कि 100 तो 100। और जैसे आज की डेट में यूट्यूब पे या आप टेलीग्राम पे देखेंगे या बहुत सारे ऐसे होते हैं चैनल्स की, वो बोलते हैं ये टाइम टेबल या इन्फ्लुएंसर्स के आके जो सिलेक्ट हो गए हैं, वो भी एक धंधा सा ही लगता है कि भाई ये टाइम टेबल आपने देख लिया या फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाए। क्या आप कोई किसी का टाइम टेबल फॉलो करे तो हो जाएगा? नहीं सर, मैं खुद कुछ एक मेरा इंस्टा चैनल है, उसमें मैं प्रमोट करता हूँ, टिप्स देता हूँ, पर मैं कभी ये नहीं बोलता कि यार ये जो है ये मेरा टाइम टेबल था, यही फॉलो करो आपका 100% सिलेक्शन पक्का। कि मैं कोई भी टिप ऐसी नहीं दे सकता जिससे किसी का 100% सिलेक्शन हो जाए। मैं तो ये खुद मान रहा हूँ कि अगर अगली बार पेपर बैठूंगा, मैं कितना भी पढ़ लूँ 100%, तो मैं अपना खुद का नहीं कह रहा, तो मैं आपका कैसे कह दूँ, क्योंकि बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। पेपर वाले दिन में आपका कैसा माइंडसेट था, कैसा पेपर हुआ, आप 100% तो कोई कह ही नहीं सकता, वो तो बस झूठ बोलने की बात है। हाँ, टाइम टेबल सर, कोई रात में ज्यादा पढ़ना प्रेफर करता है, कोई दिन में प्रेफर करता है, कोई जॉब वाला है, कोई लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना प्रेफर करता है। तो आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएं। आप एक बहुत ही रेप्यूटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी पे बिल्कुल भी स्पून फीडिंग की आदत क्यों खुद को डाल रहे हैं कि कोई बना के देगा तो मैं उसे फॉलो कर लूंगा? क्यों आप खुद को डालते हैं अच्छे से कि भाई कौन से घंटे हैं दिन के जो मेरे सबसे प्रोडक्टिव है? जरूरी तो नहीं है कि दूसरे जने के ही वो सेम प्रोडक्टिव होंगे, तो खुद को एकदम ऐसे बांध के मत रखिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए कि हाँ अगर आज भी मैं थोड़ा, अगर किसी वजह से मैं कम पढ़ पाया तो मैं उसको कवर कर लूंगा, बट आपको खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप टाले जा रहे हैं, वो भी गलत है। सही बात है। और मतलब ये बच्चों के लिए मैं ये क्वेश्चन इसलिए पुट अप किया कि भाई बहुत सारे बच्चे किसी पे बिल्कुल नहीं मसीहा मान लेते हैं या बिल्कुल अंधभक्त हो जाते हैं आज की डेट में यूट्यूब चैनल्स पे। तो वैसे नहीं होना है, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि वो मुझे जो है ना वो बच्चे लोग भूल जाते हैं और वो बिल्कुल दूसरे पे डिपेंड होके रह जाते हैं और सिलेक्शन नहीं होता है। जो सिलेक्शन वो 1 साल में ले सकते थे वो 4 साल 5 साल बाद लेते हैं जब उनकी आंख खुलती है। हाँ, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि जैसे वो मसीहा मान रहे थे, ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा सभी गलत है, कुछ लोग सर बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ आपके मतलब की टिप्स बताएंगे, या आपको ये नहीं बोलेंगे कि 8 से 10 ये पढ़ना है, 10 से 11 ये पढ़ना है, वो ये नहीं करेंगे। आप उन लोगों को बस देखिए और उनसे जो आप हेल्दी टिप्स ले सकते हैं वो लीजिए। किसी बिल्कुल आंखों पर पट्टी मत बांध लीजिए कि बस इन्होंने ये कह दिया तो कह दिया। सही बात है। और ये तो आपको भी देखिए, आप भी 18 साल से ऊपर हैं, 19 साल के ऊपर होंगे और लाइब्रेरीज में बैठते होंगे, बच्चों से आप भी बात कीजिए और जो आयुष जी बता रहे हैं, इनका भी चैनल है, इनसे भी बात करिए। और लगातार देखिए कोई जो बंदा सिलेक्ट हो जाता है तो वो जनरली किसी को गलत नहीं बताएगा, लेकिन आज की डेट में थोड़ा सा मैंने जो देखा है, चलन देखा है कि भाई थोड़ा सा कुछ कमाने के चक्कर में वो गलत इन्फॉर्मेशन बार बार गलत दे देते हैं। एक बार नहीं बोलते हो, एक ही चीज को बार बार गलत दे रहे कि ये पढ़ लिया तो हो गया। इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ, टीचर्स तो फिर भी ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ जो कि ये पढ़ लिया तो हो जाएगा, ये कर लो तो हो जाएगा, ये वाली नई बुक खरीद लो बहुत अच्छी दिख रही है, वो वाली नई बुक खरीद लो तो बहुत अच्छी दिख रही है, ये वाला कोर्स ले लो सर का बहुत अच्छा है, अरे ये फिर उसी सर मैथ का दिलवा दिया उसी सर का तो उसका ये वाला मैथ का टीचर भी अच्छा है, इसका भी ले लो। तो एक ही बंदा वो 5 किताब भेज देता है, 5 कोर्स भेज देता है मैथ का, तो किससे बचना चाहिए? ये आजकल चलता है, मतलब 2 ही चीजें हैं। एक तो आप ऐसी चीजें बता के कि जिसमें आप कुछ ऐसी कैची लाइन बोल दें कि ये कर लिया तो सिलेक्शन पक्का, या फिर अगर मैं सेलेक्ट हो गया हूँ तो मैं 10 वीडियो इसी चीज पे बनाता रहूं, गाने बदल के कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ और मेरी 21 साल उम्र है, और कोई दिखाएगा नहीं आपको कि किसी की 21 साल है कि नहीं है। और अगर कोई 21 साल में कर रहा है, ठीक है भाई, बहुत, अगर कोई रियल में कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैंने तो ऑफिस में सर जो देखा है जनरली लोग 24-25 साल के आसपास ही होते हैं, एवरेज 26-27 हो जाता है। तो पता नहीं, हो सकता है कोई बहुत अच्छे लोग होते हैं। एक बात बताइए, 17,000 में 1 2 4 10 हो तो कौन सा? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। आप उसको थोड़ा देखना, आपको तो एवरेज देखना है ना। लोग बस उसी चीज को दिखाते रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, और मुझे लगता है लोग देखने में भी ना वो चीज ज्यादा इंटरेस्टेड है कि मैं खुद को दिखाता रहूं कि भाई मैं सेलेक्ट हो गया हूं। ये कुछ चीजों से बच्चे को खुद बचना है। हाँ। हर एक चीज बताई नहीं जा सकती है, खुद आपके पास बुद्धिमत्ता है, अपनी बुद्धि को यूज कीजिए कि भाई कहाँ पे क्या नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए सोशल मीडिया आपको ही ऑफ करना पड़ेगा, टाइम आपको ही निकालना है,
पढ़ना भी आप ही को है, चीज़ों में फंसना नहीं, कंट्रोवर्सीज जो देख आज इसने क्या कहा उसने क्या कहा, इस चीज़ों में नहीं फंसना है ना आयुष जी? बिल्कुल सर। अगर हम एक देखा जाए तो बच्चे को कहीं ना कहीं एक एल्गोरिथम में फंसा रहे हैं लोग। एक एक की एक दूसरे को लोग रेज कर रहे हैं कि इन्होंने ये बोला अरे क्या मतलब है जो बोला भाई, हमें क्या मतलब, हमें तो पढ़ना था, वो आपने क्लास करी और क्या। और लोग गलती करते हैं सर, एक ही क्लास को बार बार देखे जा रहे हैं। अब देखिए अगर आप 1 घंटे की क्लास लेंगे तो उसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप 1 घंटे में 30-40 अगर 10 क्वेश्चन भी ज्यादा कर सकते हैं और आप खुद को फ्रेश रखेंगे कि आपको एक पढ़ने का रूटीन रहेगा। ये नहीं कि एक क्वेश्चन बढ़ाया गया फिर कुछ शायरी शुरू हो गई, फिर अपनी किताब बेची जा रही तो आप ये चीजों से बचें, आप खुद प्रैक्टिस करें, उनकी वही शीट्स को आप खुद सॉल्व करो ना। सही बात है। और देखिए सेल्फ स्टडी से ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई आपको सिलेक्शन ला के नहीं दे सकता। ये आज से नहीं बहुत सालों से चल रहा है, 30-35 सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि भाई सेल्फ सिलेक्शन लिया जाता है, बहुत लोग को पढ़ाया जाता है, बहुत लोग फेल होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि भाई वो पढ़ा दिया वो मेरे दिमाग में घुस गया। ऐसा कभी नहीं होता, जो जाकर सेल्फ स्टडी करता है, रिवीजन करता है, उसको ही सिलेक्शन मिलती है। तो चलिए आयुष जी के साथ एक शॉर्ट जो हम लोगों ने इंटरव्यू किया है, पॉडकास्ट किया है, बहुत ही अच्छा रहा। और खासकर हम ऐसी चीज़ों को लेकर आने की कोशिश करते हैं जो बच्चे गलतियां करते हैं, हम इन सब इंटरव्यू में ये लाने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये स्ट्रैटेजी देखो वो स्ट्रैटेजी देखो, इसकी बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपने इतना देख रखा है या आप भी इतने अगर आपने 2-4 महीने अगर पढ़ाई कर ली है तो आप खुद भी वो कर सकते हो। लेकिन जो हम बातें कर रहे हैं, जनरल बातें, जो बच्चे लगातार गलती कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड बंदे यहाँ बैठे हैं वो ये गलती नहीं कर रहे, इसलिए वो सिलेक्शन ले रहे हैं। वही फर्क आ जाता है कि आप अपना कहाँ टाइम इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। 24 घंटे में अगर आपने 8 घंटे इंस्टाग्राम और रील पे खर्च कर दिया तो क्या बचा, कंट्रोवर्सी पे खर्च कर दिया तो क्या बचा, उसके बाद 2 घंटे फिर आराम करोगे बैठ के। और वो टाइम टू टाइम आती रहती है, वो एंटरटेनमेंट आपको मिलता रहेगा। तो इन सब चीजों से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को लगातार पढ़िए, लगातार पढ़ाई कीजिए और एक बात समझिए कि सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। और ठीक है अगर आप YouTube से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो बंद कर दो ना 1 साल के लिए, उसके बाद पूरा साल है, पूरे जीवन है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, है कि नहीं? लेकिन वो 1 साल जिस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आपको डिस्ट्रैक्ट क्यों होना है? 1 साल 2 साल और जैसे ही आप 3 साल अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया नहीं किया तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ जाता है जिसके कारण आपको दिक्कत हो जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, बहुत अच्छा लगा और लगता है कि ये फ्रूटफुल आपको लगेगा। ये पॉडकास्ट जरूर देखिए क्योंकि इसमें हम बस बातें ये करते हैं कि बच्चे को क्या नहीं करना है, ठीक है। और 0 से लेके हीरो तक की बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलिए ओके, धन्यवाद।